खबर यह आई है कि फाफामऊ घाट पर जो शव दफन किए गए थे उनके ऊपर से भी चुनरी और रामनामी दुपट्टे को हटा दिया गया है। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज पर हमने प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट की तस्वीरें देश को दिखाई थी कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में शवों की पहचान उजागर कर रहे दुपट्टों को हटाया गया था। हमारी खबर के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, लेकिन एक बार फिर वही हरकत, एक बार फिर शवों का वही अपमान। प्रशासन कहता है कि हमने नहीं करवाया, तब तो ये और भी शर्मनाक है कि उनकी नाक के नीचे पूरे घाट की तस्वीर बदल दी जाती है और सरकारी अमले को कानों कान खबर तक नहीं होती है। पीछे कोई खेल या साजिश इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ से जो लकड़ियाँ हटाई गई, इस तरीके से लकड़ियाँ हटाई गई थी और उन्हें इस जगह पर जला दिया गया। कौन है जो पूरे घाट से शवों के ऊपर से चुनरी और लकड़ियों को हटाकर जलाने की हिम्मत कर पाता है? कौन है जो घाट पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शवों के अपमान की जुर्रत कर पाता है? सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, पुलिस की एक पिकेट बिठा दी गई है। पुलिस टीम 24 घंटे यहाँ पर रहती है, निगरानी करती है। अरे किस बात की निगरानी, कैसी निगहबानी? इन्हें खबर नहीं लगती और पूरे घाट की तस्वीर बदल जाती है। एक बार फिर शवों के अपमान की कहानी बयां करती तस्वीरें प्रयागराज से आई हैं। इस बार सिर्फ घाट का नाम बदला हुआ है, लेकिन यहाँ भी शवों के साथ वही बर्ताव हुआ है जो 4 दिन पहले सोमवार को श्रृंगवेरपुर घाट पर दफनाए शवों के साथ हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन लगातार देश को प्रयागराज के अलग अलग घाट पर हो रही इन घटनाओं का सच दिखा रहे हैं, वो सच जो सरकारी अमले पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ठीक सामने देखिए, जो रामनामी दुपट्टे या चुनरी, चादर, जो भी कह लिया जाए, कफन कह लिया जाए, उन्हें सबको जलाया गया है। यानी किसी ने साजिशन चुनरियों को, लकड़ियों को निकाला है और निकालने के बाद यहाँ इस तरीके से जला दिया है। ये राख के टुकड़े हैं, ये राख है और जो जले हुए अवशेष हैं, चाहे लकड़ियों के हों चाहे चुनरियों के हों, उन्हें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। तो पहले तो बहुत बड़ी संख्या में गंगा के किनारे पर शवों को दफनाया गया और अब इन शवों की कब्रों से चुनरी, रामनामी दुपट्टे और लकड़ियाँ हटाए जाने का जो काम चल रहा है, वो हमारे सभ्य समाज की खराब तस्वीर पेश कर रहा है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और सरकारी अमला क्या कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने आपको दिखाया था कि अप्रैल और मई में सैकड़ों शव दफनाने के बाद फाफामऊ घाट की तस्वीर कितनी भयानक दिखने लगी थी। हर तरफ रेत पर सिर्फ शव दिखाई दे रहे थे। ये मंजर कोरोना त्रासदी की सबसे भयानक गवाही की तरह दिखने लगा था। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई और उसकी वजह से तमाम सारे अलग अलग घाटों पर जगह कम पड़ गई। कहीं एक साथ तमाम सारे शव जलाए जाने की तस्वीरें दिखाई दी। मैं प्रयागराज में मौजूद हूं और मुझे जो तस्वीर दिखाई दी है वो इन सबसे थोड़ी अलग है। ये फाफामऊ इलाका है और ये जो नदी है ये गंगा नदी है और गंगा नदी के ठीक बगल में जो बालू वाली जगह है, जहाँ पर बालू इकट्ठा है, वहाँ पर आप देखिए तमाम सारी लाशें यहाँ पर जो हैं दफनाई गई हैं और ये इतनी बड़ी संख्या है, इतने सारे लोग यहाँ पर अपने परिजनों को दफना कर चले गए हैं, जो एक भयानक विभत्स तस्वीर बयां करते हैं। ये बालू में जितने भी आप नारंगी या पीले रंग की चादरें देख रहे हैं, ये सब रामनामी हैं और ये रामनामी यहाँ से लेकर करीब आधे किलोमीटर दूर तक जहाँ भी आप नज़र डालेंगे दिखाई देगी। ठीक ऐसी ही तस्वीर प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर भी दिखाई दे रही थी।
क्या सच्चाई किसी को शूल की तरह चुभ रही थी कि सबूत मिटाने पर उतारू हो गए? ये तस्वीरें सोमवार को आई थी। देखिए कैसे शवों के ऊपर से चुनरी और राम नामी दुपट्टों को हटाया जा रहा था कि फिर किसी तस्वीर में घाट पर हर तरफ शव ना दिखाई दें। कुछ घंटों के भीतर हर तरफ सिर्फ रेत थी, क्योंकि शव की पहचान बताने वाले सबूत तो मिटाए जा चुके थे। प्रशासन ने कहा कि हमें घटना की जानकारी नहीं, लेकिन एबीपी न्यूज ने देश को चुनरी हटाने की तस्वीर भी दिखाई थी और यह भी साबित किया था कि घटना के वक्त पुलिस वहां मौजूद थी। हल्ला मचा दो, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद प्रयागराज के ही दूसरे फाफामऊ घाट पर उसी तरह की शर्मनाक घटना की खबर आई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कब्रें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/3 से ज्यादा कब्रों पर से चुनरियां हटा दी गई हैं, रामनामी दुपट्टे हटा दिए गए हैं, जो बांस की लकड़ियां लगाई गई थी उन लकड़ियों को हटा दिया गया है। हालांकि यहां का कोई वीडियो ऐसा वायरल नहीं हुआ है, ऐसा वीडियो या तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जिसमें किसी को चुनरी हटाते हुए दिखाया जाता। लेकिन फिर कह रहा हूं कि सवालों के घेरे में सरकारी अमलाई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर इन दिनों लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, दाह संस्कार भी नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, पुलिस की एक पिकेट बिठा दी गई है। पुलिस टीम 24 घंटे यहां पर रहती है, निगरानी करती है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ घाट पर ही नहीं, बल्कि गंगा में मोटर बोट पर सवार एसडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। फाफामऊ घाट पर भले ही चुनरी हटाने की तस्वीरें मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस बार एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव वो सबूत लेकर आए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बहुत सोचे समझे तरीके से फाफामऊ घाट पर शव की हर पहचान को मिटा देने की योजना बनाई गई। जो रामनामी दुपट्टे या चुनरी, चादर जो भी कह लिया जाए, कफन कह लिया जाए, उन्हें सबको जलाया गया है। यानी किसी ने साजिशन चुनरियों को, लकड़ियों को निकाला है और निकालने के बाद यहाँ इस तरीके से जला दिया है। ये राख के टुकड़े हैं, ये राख है, और जो जले हुए अवशेष हैं, चाहे लकड़ियों के हों चाहे चुनरियों के हैं, उन्हें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। तो पहले तो बहुत बड़ी संख्या में गंगा के किनारे पर शवों को दफनाया गया और अब इन शवों की कब्रों से चुनरी, रामनामी दुपट्टे और लकड़ियाँ हटाए जाने का जो काम चल रहा है वो हमारे सभ्य समाज की खराब तस्वीर पेश कर रहा है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और सरकारी अमला क्या कर रहा है। ये भी कि श्रृंगवेरपुर घाट पर हुई घटना के लिए कमेटी ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्या फाफामऊ घाट पर जो हुआ उसके लिए जांच बिठाई जाएगी? क्या ये सच सामने आएगा कि आखिर कौन शवों के ऊपर से चुनरी हटा रहा है? प्रयागराज में लगने वाले कुंभ और माघ मेलों में तो अपना सब कुछ दान कर देने की परंपरा है। वहां शव से इस तरह कफन चुराकर जला देने की घटना न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि मानवीय मूल्यों पर भी कलंक की तरह है। एबीपी न्यूज प्रशासन से सवाल पूछ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संविधान में भी मरने के बाद शरीर के पास गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार के अधिकार मौजूद हैं। इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है कि जिन शवों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं मिल पाया, उनके साथ ही बर्बर और असंवेदनशील हरकत करने की जरूरत क्यों और कैसे हुई? समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार के मंत्री ही कोरोना के लिए बनाए नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार के जारी नियमों के मुताबिक शादी में 10 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन एक शादी समारोह में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत समेत कई लोग शामिल हुए। तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं। इतना ही नहीं, ना तो मंत्री जी खुद मास्क पहने हुए थे और ना ही शादी में मौजूद दूसरे मेहमानों ने मास्क पहना हुआ था। हालांकि बाद में कैमरा देखकर मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने मास्क पहन लिया, लेकिन इस तरह की लापरवाही कोरोना काल में महंगी पड़ सकती है। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल, अगर इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति लोग ही इस तरीके से नजीर पेश नहीं करेंगे समाज के लिए, कोरोना के चलते हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो बाकी समाज से क्या उम्मीद करनी?
देखिए शोभना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पंजाब में पता नहीं क्यों मंत्रियों को, विधायकों को, नेताओं को ये लगता है कि जो कैप्टन साहब के आदेश हैं कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, आम जनता के लिए हैं। और जब भी ये इसका वायलेशन करते हैं तो उसके विरोध में ऐसा पक्ष देते हैं कि सुनकर हंसी आ जाती है। इन मंत्री जी को जब पूछा गया कल कि आप जो है 10 लोगों से ज़्यादा तो आप पुलिस वाले लेकर आए हैं, तो कहते हैं खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, शादी में आ गए तो क्या हो गया। अरे भाई, कोई शादी गम का मौका भी होता है, कोई इनको ये पूछे, सबके लिए खुशी का ही मौका होता है, तो बाकियों के लिए आपने 10 लोगों का प्रोटोकॉल क्यों बिठा रखा है? वहाँ पर भी तो खुशी का मौका होगा, वहाँ भी जाने दो जितने जाने देने। मगर सवाल ये उठता है कि कैप्टन साहब बार बार कहते हैं कि वो फौज में रहे हैं। अगर उनका ये आदेश फौजी की तरह नहीं होगा और उनके अपने मंत्री संतरी ये आदेश नहीं मानेंगे एक फौजी की तरह, तो फिर लानत है ऐसे आदेशों पर जिनको कि उनके अपने मंत्री नहीं मानते हैं। ऐसे में लोगों को आप मजबूर नहीं कर सकते आदेश मानने पर, क्योंकि चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो अनाज मंडियों की यात्रा हो या ब्याह शादी हो, मंत्री बिल्कुल उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं। कैप्टन साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जगविंदर, जिस तरीके से जिन लोगों को नजीर पेश करनी चाहिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, अगर वही नियम तोड़ रहे हैं तो फिर किसी से क्या उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यास तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज की तोहफा दिया है। 500 करोड़ ओडिशा को दिए जाएंगे, जबकि 500 करोड़ बंगाल और झारखंड को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और उसके बाद ये बड़ी घोषणा की गई है। बंगाल और ओडिशा को 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस पूरे दौरे के बाद पहले उन्होंने आकलन किया और उसके बाद ये 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए, बंगाल और झारखंड को 500 करोड़ का पैकेज और उड़ीसा को 500 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। तो तूफान प्रभावित बंगाल और उड़ीसा को 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 5 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज में कामकाज को शुरू करने की इजाजत दी गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये चेतावनी भी दी कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो अनलॉक की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा कि इस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर की स्क्रीनिंग का काम किया और एक एक व्यक्ति जो भी लक्षण युक्त था उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने। मैं तो सहारनपुर में गया था। सहारनपुर के एक गांव में जब मैं गया तो मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, उसके पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं थी। तब तक ग्राम प्रधानों का शपथ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव की प्रधान ने गांव के पंचायत भवन में कोरोना संक्रमित को रख करके अपने घर से भोजन लेके आती थी, भोजन निगरानी समिति के माध्यम से उसको भोजन करवाती थी, गांव की साफ सफाई का ध्यान तब भी रख रही थी। ये बड़ी बात थी कि शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के अध्यक्ष तब तक प्रधान नामित नहीं हुए थे, लेकिन कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है उत्तर प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक खराब होगी, और उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित स्थिति में, सबसे अच्छी रिकवरी दर हमारी है, सबसे अच्छी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चले जाने में सफल हुए हैं।
मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही कि यह एक कोरोना जो वायरस है यह बहुरूपिया भी है और बड़ा धूर्त भी है। हमें इसके बारे में सचमुच सतर्क रहना पड़ेगा।